क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसमें दोस्तों बुक है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर नंबर 2 जनसंख्या वृद्धि, उसका पार्ट 2 है ये। इसमें दोस्तों हमने काफ़ी कुछ जो है इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस वाले पेज का लिंक आप यहाँ पर जा करके देख लीजिए। और दोस्तों बाकी के जितने भी चैप्टर हैं इस बुक के वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और सभी सब्जेक्ट जो है क्लास 12 के वो भी आपको इस वाली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से मैंने आपको पढ़ा दिया था उसके आगे से। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्या होता है जनसंख्या वृद्धि? देखो, जनसंख्या वृद्धि का मतलब हम सब लोग केवल हेडिंग को पढ़ करके ही समझ सकते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र में निश्चित अवधि में, ध्यान से सुनिए, कोई एक क्षेत्र ले लो, उसमें कोई एक अवधि ले लो। अवधि हम कितनी लेंगे? 1 साल या 10 साल या 100 साल। तो मान लीजिए कि हमने कोई एक निश्चित अवधि ली है 1 साल की, तो 1 साल की निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है दोस्तों, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर वृद्धि शब्द का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनसंख्या सिर्फ बढ़ती है, घटने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये जनसंख्या आपकी सकारात्मक भी जा सकती है और ये नकारात्मक भी जा सकती है। मतलब जनसंख्या वृद्धि माइनस में भी लिखी जा सकती है, ऋणात्मक हो गई तो। मान लीजिए किसी एक जगह की जनसंख्या 12,000 थी और अगले साल नापा तो वो 11,000 निकली, मतलब कम हो गई ना। इस चीज को दोस्तों निरपेक्ष मान में हमेशा नापा जाता है, यानी कि जो चीजें हैं जनसंख्या वृद्धि ये हमेशा प्रतिशत में ही मापी जाती है कि किस जगह की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट घटी है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर देखो प्लस माइनस बना दिया ताकि आप जान सके जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्लस और माइनस यानी कि सकारात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इसको हमेशा प्रतिशत में ही नापा जा सकता है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि को नापते किस लिए? इससे दोस्तों हमको कई बातें पता चलती हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका आर्थिक, कितना आर्थिक जो है ग्रो हो रहा है। ठीक है। सामाजिक उत्थान कितना हो रहा है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कितना बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें हमको जनसंख्या वृद्धि से पता चलती हैं कि हमारे देश में सामाजिक उत्थान हो रहा है या नहीं हो रहा है, आर्थिक रूप से हम लोग ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का क्या असर रहा है। ये सारी चीजें जो होती हैं जनसंख्या वृद्धि पर ही निर्भर करती हैं। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जो जनसंख्या में वृद्धि है, चाहे वो सकारात्मक हो या ऋणात्मक, लेकिन ये होती ही क्यों है? किसी एक जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई जो जनसंख्या वो कम क्यों हो जाती है? देखो, कम होने के पीछे हम सब रीजन जानते हैं कि वहाँ के लोग जब मरेंगे या फिर वहाँ के लोग कहीं चले जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी, लेकिन वृद्धि होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है इसके कौन कौन से प्रमुख घटक हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म मृत्यु को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, प्रवास के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जन्म क्या होता है? देखो, जन्म जो होता है 1 साल के अंदर, बेसिकली 1 साल लेते हैं, वैसे 10 साल भी ले सकते हो आप। तो जन्म जो होता है ना, 1 साल के अंदर वहां की जितनी माताएं होती है दोस्तों, वो कितने जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। जीवित बच्चों का मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होते हैं और साल के अंतराल मर जाते हैं, या फिर पैदा होते ही मर जाते हैं, या फिर मरे हुए ही पैदा होते हैं। दोस्तों उनको नहीं गिना जाएगा हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है। हम लोग गिनेंगे ऐसे लोगों को कि यहाँ पर अशोधित जन्म दर जो है, CBR इसको बोलते हैं। तो ये जो CBR होता है, जन्मे हुए बच्चे, किसी निश्चित अवधि में जन्मे हुए बच्चे, आप यहाँ पर लिखेंगे किसी निश्चित अवधि में जन्मे हुए बच्चे बटे में उसी निश्चित अवधि में वहां की जनसंख्या गुणे में 1000। तो इससे जो नंबर हमको मिलेगा दोस्तों वो होगा वहां का CBR। मतलब कि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जन्म यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चों का। ठीक है। बर्थ रेट क्या है। इसी चीज को दोस्तों अशोधित जन्म रेट भी, अशोधित जन्म दर भी कहा जाता है। अब जरा आप मृत्यु को समझिए। जब कोई जन्म लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई मरता नहीं है, मरते भी लोग हैं। तो मरने का जो रेट होता है दोस्तों बिल्कुल ठीक इसी तरीके से निकाला जाता है, डेथ रेट इसको बोलते हैं। ये होता है मृतकों की जनसंख्या, मतलब कितने मर गए वो, बटे में वहां की जो टोटल जनसंख्या है वो, मल्टीप्लाई में 1000। इससे हमको रेट मिलता है, दर मिलती है, ताकि हम ये पता कर सकें कि किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय के अंदर में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसकी दर क्या है। ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसका जो तीसरा टॉपिक है प्रवास, उसको भी समझते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रवास जो होता है, प्रवास का मतलब होता है अपनी जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। उदाहरण के लिए आप ऐसे देखिए, बहुत सारे लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान से दोस्तों निकल करके दिल्ली आते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर होते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौसम में आ जाते हैं, वहां पर गर्मी पड़ी तो यहाँ पर ठंडक के टाइम पर आ गए, या यहाँ पर गर्मी पड़ी तो वहां पर चले गए ठंडक के लिए। कई लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, ठीक है, अच्छे काम के लिए, या फिर कई लोग दोस्तों यहाँ पर किसी और कारण से आते हैं, सामान खरीदने के लिए, कुछ लोग कम लंबे समय के लिए, कुछ लोग बहुत कम समय के लिए। तो इन सारी चीजों को
प्रवास कहा जाता है। तो ये जो प्रवास है दोस्तों, ये ना जहां से लोग आते हैं, ये देखो उद्गम स्थान लिखा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ लीजिए क्या लिख रखा है, उद्गम स्थान और यहाँ पर गंतव्य स्थान। तो जहां से लोग निकलते हैं और जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बिहार से निकल रहा है या यूपी से निकल रहा है, यूपी से निकल करके वो दिल्ली चला गया, ठीक है, क्या बोलो मैं, यूपी से निकल के दिल्ली चला गया, तो यूपी उसका उद्गम स्थान है, ठीक है, यूपी को हम क्या बोलेंगे, उद्गम स्थान। तो यूपी जो है आपका उद्गम स्थान हो गया और दिल्ली आपका गंतव्य स्थान हो गया। तो उद्गम स्थान से लोग निकल करके गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं, इसी को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है अप्रवास, दूसरा होता है उत्प्रवास। अप्रवास होता है मतलब पहली बार कोई बंदा जो होता है किसी नए स्थान पर चला जाता है, और उत्प्रवास होता है दोस्तों किसी स्थान से बाहर ही वो चला जाता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह से वो बिल्कुल बाहर ही निकल गया। तो यहाँ पर प्रवास और उत्प्रवास दो चीजें हैं, मतलब अप्रवास और उत्प्रवास, ठीक है। अब प्रवास को भी प्रवाहित करने वाले कारक क्या होते हैं, मतलब कारक का मतलब देखो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कारक का मतलब होता है कारण, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजन है दोस्तों जो प्रवास को मजबूर करते हैं प्रवास करने के लिए। आप खुद से सोचो कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार कहीं बाहर रह रहे हैं, आखिर क्यों? आई थिंक आपको दोस्तों जवाब मिल गया होगा। यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मजबूरी में जो है अपनी जगह छोड़ करके चले जाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग आराम वाली जिंदगी के लिए जो है उद्गम स्थान को छोड़ करके नए गंतव्य स्थान तक चले जाते हैं। तो ये जो मजबूरी है दोस्तों, ये इनमें कौन कौन सी मजबूरी आती है? देखो, सबसे पहला तो होता है रोजगार। रोजगार के लिए लोग अपनी जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों बिजनेस आता है, मतलब किसी का बिजनेस हो, कोई काम धंधा हो, उसके लिए दो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर अच्छी शिक्षा के लिए लोग भी चले जाते हैं, अच्छे सामाजिक रिश्तों के लिए चले जाते हैं, अच्छे बेहतरी समाज के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पर लोग काफी ज्यादा पलायन करते हैं और आप प्रवासी बन जाते हैं, दूसरी जगह पर रहने लग जाते हैं। जबकि कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर आराम के लिए जाते हैं। आराम का मतलब हो गया किसी को शिक्षा तो अपनी जगह पर मिल रही है, लेकिन उच्च लेवल की, हाई क्वालिटी की, मतलब हाई लेवल उसका नहीं है, वो नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए कोई दिल्ली को छोड़ करके मुंबई चला गया, कोई मुंबई को छोड़ के दिल्ली चला है, जिसको जैसा लगता है कि वहां पर ज्यादा हाई लेवल की एजुकेशन है वो चला जाता है। कई बार लोग बेहतर लेवल के आराम के लिए, जैसे सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं गाँव वगैरह में, तो गाँव वगैरह से निकल करके नगरों में इत्यादि वगैरह में रहने आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा नगरों से गांव चले जाते हैं, क्योंकि उनको शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है या फिर साफ हवा नहीं मिल पाती है। जिन लोगों के लिए हवा मैटर नहीं करती, वो लोग गांव से निकल करके शहर आ जाते हैं अच्छी सुविधाओं के लिए, सामान के लिए, पार्क के लिए दोस्तों, अपने सामाजिक लोगों के लिए, मतलब अच्छा खासा समाज हो, कई सारे पढ़े लिखे लोग हों, या फिर अच्छे सुरक्षा के लिए हो सकता है एक अच्छी खासी सोसाइटी। तो कई सारे कारक हैं जो आराम वाले होते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये जो मजबूरी है इसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, यानी कि प्रवास को प्रभावित करने वाले ये सभी प्रतिकर्ष कारक हैं, और ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों ये जितने भी आरामदायक वाले हैं, ये इनको कहते हैं अपकर्ष कारक, और अपकर्ष कारक भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ से डिनोट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रतिकर्ष कारक हैं और कौन कौन से आपके अपकर्ष कारक होते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, ठीक है, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, या फिर इसमें कितना ज्यादा बदलाव हो रहा है, लोग कैसे मतलब जो है कई जगहों पर नए जन्म ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि जनसंख्या जो है हमारी अचानक से सीधा पृथ्वी की जो है इस टाइम पर 7 तरफ से ज्यादा है, अचानक से नहीं हुई है। शुरुआत के 8000 से 10,000 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे, मतलब आज से 8 से 10,000 वर्ष पहले देखेंगे, तो आपको पूरी पृथ्वी की जो जनसंख्या है वो लगभग 80 लाख देखने को मिलेगी। कितने साल पहले मैंने बोला? तकरीबन 10,000 साल पहले, ठीक है। और अगर इसको हम देखें ईसा की पहली शताब्दी तक, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की अगर गैप देखें दोस्तों, 7,000 का है, जनसंख्या हो गई आपकी 7,000 वर्षों में 30 करोड़, मतलब 80 लाख से दोस्तों इन 7,000 वर्षों के दौरान पे, तकरीबन 7,000 वर्ष हैं, तकरीबन 7,000 वर्षों के दौरान पे दोस्तों ये हो गई आपकी 30 करोड़। और अगर आप ये 16वीं शताब्दी में देखें, मतलब 1600 वर्षों में ये हो गई आपकी 55 करोड़, ठीक है। और अगर इसी चीज को आप देखें 200 वर्षों के अंतराल पे तकरीबन दोस्तों, तो यहाँ तो विस्फोट ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, मेडिकल साइंस में बड़ी ज्यादा ग्रोथ हुई और लोगों की जो मृत्यु दर थी वो काफी कम हो गई, और हर तरफ जनसंख्या वृद्धि दमादम 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 बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर आप देखिए, इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि शुरुआती 1 करोड़ होने में, मतलब पूरी पृथ्वी पर जो जनसंख्या है मानवों की,
वो 1 करोड़ होने में जब से पृथ्वी बनी या जब से हमें ह्यूमन के बारे में पता है तब से 10 लाख साल लगे। कितने साल लगे? 10 लाख साल लगे। कितने लोग होने में? 1 करोड़ होने में। लेकिन ध्यान से समझो, 5 अरब से 6 अरब होने में, मतलब सिर्फ 1 अरब जनसंख्या मात्र 12 साल में बढ़ गई इधर हाल फिलहाल में। तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, उतना ही इसका ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। आप इस चीज को इस ग्राफ से बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वर्तमान से 12,000 साल पहले दोस्तों जनसंख्या कितनी कम थी, इसके बाद में ईसा जन्म के समय जनसंख्या कितनी हो गई, फिर 1600 साल पहले कितनी हो गई, इसके बाद में दोस्तों 2000 साल यानी कि वर्तमान सन में कितनी हो गई। तो आप इस तरीके से इस जनसंख्या को ध्यान से समझ सकते हैं कि तेजी देखिए आप कहाँ पर बढ़ रही है। सारा का सारा समय जो है औद्योगिक क्रांति के शुरू होने के बाद में, जब बोल सकते हैं कि परिवहन, सफाई, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर इत्यादि वगैरह शुरू हुए, तो ही जनसंख्या में अचानक से विस्फोट हो गया है। और इधर साइड में आप इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये दर्शाता है कि शुरुआत की 1 अरब जनसंख्या होने में दोस्तों कितना लंबा साल लगा और 1 अरब से 6 अरब होने में आपको कितना कम टाइम लगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दोस्तों इसमें जो प्रतिशतता है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी जो इसकी दर है वो नहीं बढ़ी है। अब आप कहेंगे मेरे समझ में नहीं आया कि दर नहीं बढ़ी लेकिन इसकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ी हुई आबादी हर बार जो है अपने ही जैसे और बच्चे पैदा करती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जनसंख्या का जो नंबर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट जो है ना वो कई बार बहुत कम बढ़ी है। अब इन सारी चीजों से हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो जनसंख्या है ना जो बहुत तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, ये केवल इधर हाल फिलहाल में विकासशील देशों में ही बढ़ी है। मतलब औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बाद से लगभग जितने भी विकासशील देश हैं दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या का जो रेट है, मतलब जनसंख्या वृद्धि का रेट, वो बहुत तेजी से बढ़ा और यहाँ पर लोगों के जो नंबर हैं जनसंख्या डबल होने के, वो काफी तेजी से कम होते चले गए। उदाहरण के लिए आप भारत को देख ले, भारत में जो डबलिंग रेट है वो 36 वर्ष है, लेकिन कई अलग अलग देश हैं ऐसे जहाँ पर विकसित देश है दोस्तों, वहां पर 318 से भी ज्यादा साल लग सकते हैं डबलिंग होने में। और जबकि कई ऐसे और भी विकसित देश हैं जहां पर तो डबलिंग का अभी तक में कोई सबूत ही नहीं मिला है कि वहां पर जनसंख्या कभी बढ़ेगी भी। मतलब भारत जैसे ही देश है जहां पर एक जो मतलब इंसान होता है उसके 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं। बाकी कई जगहों पर दोस्तों वहां पर आप देखेंगे कई इंसान बच्चे ही नहीं करते या फिर एक बच्चा भी उनका होता है और उनके लिए उतना ही काफी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि विकासशील देश जो हैं इनमें जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती है। अभी परेशान मत हो, चैप्टर थोड़ा सा बचा है, इसको भी समझ लेते हैं। 1-2 हेडिंग हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। क्या मतलब हुआ, किसी भी जनसंख्या मतलब जो कोई भी देश है दोस्तों, वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो वहाँ की लोकल चीज़ों पर भी प्रभावित होती है या फिर उनसे कई ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं जनसंख्या से वो प्रभावित होती हैं। सब हम लोग जानते हैं, क्योंकि किसी जगह की जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास जो होगा दोस्तों वो तो बिल्कुल घटेगा ही वहाँ का, और इसी तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं वो बदलती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ऋणात्मक सहसंबंध कहा है मैंने, फिर से सुनो, ऋणात्मक सहसंबंध क्या मतलब हुआ। देखो, इस ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे विकास जो होगा वो कम होगा या होगा ही नहीं, है ना। मान लीजिए किसी जगह बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो वो बढ़ती जा रही है तो विकास कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, चीज़ों में ज़्यादा स्कूल खोलना, ज़्यादा जो है अस्पताल बनाना, ये सारी चीज़ें। और अगर कई जगह पे विकास बढ़ रहा है या हम बोल सकते हैं विकसित देश है तो दोस्तों जनसंख्या तो वहाँ की अप्रूप कम होगी। अब आप इस वाले चार्ट को देखिए, इस वाले चार्ट में दोस्तों यहाँ पर जो विश्व की वृद्धि दर दे रखी है 1990 से 95, ये विश्व में ये 1.6% थी, जबकि यहाँ पर आप देखिए 2010 से 15 के बीच में ये 1.2% हो गई। इसके बाद में अगर आप अफ्रीका, यूरोप में देखेंगे तो अफ्रीका की तो फिलहाल बढ़ी हुई है, लेकिन बाकी सभी जगह की ये जो दर है काफ़ी ज़्यादा घटी हुई है। जैसे कि 0.2% थी आपकी यूरोप की, और इसके बाद में उत्तर अमेरिका की हो गई 1.4 से 0.8%, लैटिन अमेरिका में दोस्तों ये 1.7 से 1.1 हो गई, एशिया में आप देखेंगे कि 1.6 से 1 हो गई, जबकि ओशिनिया में ये 1.5 की 1.5 ही रही। जबकि कई और भी ऐसी जगह हैं जहां पर जो वृद्धि दर है वो आपको घटी हुई या फिर बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है।
तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है इसकी वार्षिक दर दोस्तों 1.4 से थोड़ा नीचे ही है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। क्यों, आइए समझते हैं। सबसे पहला कारण है यहाँ पर यद्यपि दोस्तों वृद्धि दर लगातार घटती भी रहे, फिर भी कुल जनसंख्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति जैसे शिशु मृत्यु दर जो होता है उसमें वृद्धि हो सकती है। और दोस्तों ये जो नंबर है 1.4 आपको काफ़ी कम लग सकता है, लेकिन दोस्तों जब ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर अप्लाई किया जाता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उदाहरण के लिए आप 100 रुपये का 1% निकालेंगे तो आपको 1 ही रुपये लगेगा और आप उसकी शायद वैल्यू ना करें, लेकिन अगर आप 1 अरब का 1% निकालेंगे तो ये जा करके जो है काफ़ी बड़ा नंबर बनेगा। तो आप इसमें जो है कोई भी ढील नहीं करेंगे और देखेंगे कि 1 अरब का 1% आपका 1 करोड़ बनता है और 1 करोड़ जो है इग्नोर करने वाला नंबर नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो वार्षिक वृद्धि दर है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, हालांकि इनके नंबर काफ़ी कम होते हैं। आइए अब दोस्तों हम लोग समझते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि विकसित देशों में जो जनसंख्या बढ़ने का जो रेट है वो दोस्तों काफ़ी कम है, लेकिन विकासशील देशों में काफ़ी ज़्यादा है। और एक हद तक हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर जो विकासशील देश हैं दोस्तों, वहाँ पर जनसंख्या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, मतलब माना जा सकता है कि उनकी जनसंख्या जो है बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है कि एक स्तर के बाद में जब वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो बन जाती है समस्या। समस्या क्यों बनती है? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है दोस्तों उनके संसाधन बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। और आप ये मान के चलिए पहले उसी संसाधन को 10 लोग प्रयोग में लेने वाले थे और आज जो है 100 लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वो संसाधन उनके पोषण पूरे नहीं कर पाता या फिर वो संसाधन उनकी पूरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। इसीलिए कह सकते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव सीधा पड़ता है संसाधनों की तरफ में। संसाधनों की कमी हो जाती है, संसाधन अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पाते, मतलब वो करेंगे तो लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा देंगे तो फिर फायदा क्या रहेगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं जनांकीय संक्रमण क्या होता है। जनांकीय संक्रमण आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीधा एक क्वेश्चन ही आ जाता है जनांकीय संक्रमण क्या होता है। मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है, मे भी आपको दिखाई ना दे, लेकिन आप मेरी आवाज पर फोकस करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा सीधा है। मतलब ये है कि किसी एक प्रदेश की या किसी एक क्षेत्र की जो दोस्तों जनसंख्या है वो ग्रामीण थी, पहले खेतों में काम करती थी और अशिक्षित थी, अब वो बदल करके शहरी, औद्योगिक और साक्षर हो गई है। तो इसमें अगर हम ये जनांकीय संक्रमण का प्रयोग करें तो हम ये समझ सकते हैं कि उनकी जो मृत्यु दर है और जो उनकी जन्म दर है वो कितनी कम होती जा रही है। कहने का मतलब पहले जब वो लोग ग्रामीण थे तब उनके यहाँ पर जन्म दर काफ़ी ज़्यादा थी, है ना, लेकिन जैसे जैसे वो लोग शहरी होते चले गए जन्म दर काफ़ी कम हो गई। और यही चीज़ अगर हम लोग बात करें मृत्यु दर की तो मृत्यु दर भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पर मृत्यु दर भी कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जनांकीय संक्रमण के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझने के लिए दोस्तों आपको इस वाले ग्राफ को देखना होगा। इस वाले ग्राफ में आपको 3 जो भाग हैं वो दिखाई देंगे, 3 अवस्थाओं वाले मॉडल दिखाई देंगे। पहला मॉडल दोस्तों आपको उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता को दर्शाता है। उच्च मृत्यता का मतलब ज़्यादा जन्म दर है और ज़्यादा ही मृत्यु दर है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर इस मॉडल का उपयोग किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि लोग बदलते हैं, ग्रामीण से शहरी होते हैं, खेतीहर से औद्योगिक में जाते हैं और पढ़े लिखे होते जाते हैं, जन्म दर भी धीमे धीमे घटती जाती है और मृत्यु दर भी धीरे धीरे घटती जाती है। और इसी का दोस्तों जो दूसरा अवस्था है यानी कि बीच वाला मॉडल है, इसमें आपको प्रारंभ में प्रजननशीलता काफ़ी ऊंची दिखाई देती है, लेकिन ये समय के साथ में घटती चली जाती है। और यही चीज़ जो है समय के साथ में मृत्यु दर के बारे में भी देखें तो वहाँ पर भी ये घटती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता के सुधार के कारण मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आ जाती है और जन्म दर और मृत्यु दर में इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला जो शुद्ध योग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। अब दोस्तों इसकी अंतिम अवस्था को देखते हैं तो अंतिम अवस्था में दोनों ही चीज़ें जैसे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर धीमी गति से बढ़ती जाती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होती जाती है, उसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाती है और इस प्रकार से जनसंख्या विचार पूर्वक अपने परिवार के आकार को नियंत्रित करती हैं। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जो मनुष्य जाति है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नम्य है, वो अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि वो लोग चाहे तो जो ये वृद्धि दर है इसको रोक सकते हैं, फिर वो चाहे आपका जन्म दर हो या फिर मृत्यु दर हो। अब दोस्तों आखिरी और अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय।
तो जनसंख्या को बढ़ने से हम कैसे रोक सकते हैं? जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए हम काफ़ी सारे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन दोस्तों एक ऐसा टेक्निक है या फिर एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर हम परिवार के बारे में पूरी डिटेल से सारी चीज़ें समझते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए या फिर किस हिसाब से बच्चे चाहिए। इससे कई सारे फायदे भी होते हैं। पहला तो हमारी जेब पर जो है हिसाब किताब सही होता है, हम ढंग से बच्चों को पढ़ा पाते हैं या फिर उनकी परवरिश भी अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा दोस्तों होता है माता पे, माता जो होती है उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहता है। परिवार नियोजन में हम करते क्या है? परिवार नियोजन में हम दोस्तों बच्चों की संख्या पहले से निर्धारित करते हैं और उनके बीच में जो अंतर होता है उसको भी निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं या तो 2 बच्चे चाहिए या फिर 1 बच्चा चाहिए, और अगर 2 चाहिए तो उनके बीच में अंतर कितना होगा। सामान्यतः ये जो अंतर है दोस्तों 2 से ढाई से 3 साल का रखा जाता है। 3 साल बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और 2.5 साल भी कुछ लोग रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कम दिमाग चलाते हैं वो लोग 1.5 से 2 साल भी रख लेते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खराब होता है स्वास्थ्य के लिए, माता के लिए। इसके बाद में दोस्तों शिक्षा एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जनसंख्या को रोकने का। जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो उतना ही कम बच्चे पैदा करते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी विकसित देश में साक्षरता जितनी ज़्यादा अधिक होती है उनकी जनसंख्या भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम बच्चे चाहता है। वो बच्चे नहीं चाहता ऐसा नहीं है, उनका मतलब ये होता है कि वो जितना कमा सके उतने ही बच्चे पाल सकें। तो इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या को रोका जा सकता है। और यहीं पर दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई और भी डाउट है या फिर आपको कोई ग्राफ, कोई प्रश्न, कुछ भी प्रश्न उत्तर पूछने हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर अगला जो वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें इसके आंसर कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो #फॉलोऑनगाइड के साथ में मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। साथ ही में आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। आपने सारी बातें पहले से समझी हुई थी, जो भी आपके मन में विचार आचार आ रहे हो उन सबको हमारे साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अगली वीडियो लाने के लिए जल्दी से जल्दी। और आपके लाइक की अपेक्षा करते हैं, आप अपना लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर का बटन भी दबा दें, ताकि ये जो ज्ञान है वो अन्य लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। और इसी के साथ में दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फॉलोऑनगाइड।